मानव की दो ताकतों पे बात कर रहे थे, जिसमें से कल्पनाशीलता पे कुछ चर्चा हुई। अब दूसरी है कर्म स्वतंत्रता। इसका थोड़ा बहुत अनुमान आप लोगों को लग ही चुका है, क्योंकि हम कल से ही बात कर रहे हैं कि मानव निर्णय पूर्वक जीता है ना। तो हमने देखा कि चाहे कायिक कर्म हो, चाहे वाचिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, जो भी कर्म है उस कर्म के मूल में कोई ना कोई निर्णय रहता है ना। क्या करूं, कैसे करूं, कितना करूं, कब करूं, क्यों करूं, ये सब प्रकार के निर्णय उसमें रहते ही है ना। तो ये जो निर्णय है हमारे, ये हमारी स्वतंत्रता है। निर्णय लेने की जो क्षमता है, यही हमारी स्वतंत्रता है। और निर्णय के का परिणाम क्या होता है? जब भी कोई निर्णय लेते हैं, उससे संबंधित कर्म को हम करते हैं। वो कर्म मानसिक कर्म भी हो सकता है, इस पे बात हो चुकी है, यानी विचार करना भी एक कर्म है, कुछ बोलना भी कर्म है, और कुछ करना भी कर्म है। तीनों ही प्रकार से कर्म है ना। और हर कर्म फलवती होता है। क्या बोल रहे हैं इधर? हर कर्म फलवती होता है, हर कर्म का फल बनता ही है ना। फल जो होता है, जो प्रकृति के अंदर फल को हम परिणाम भी कह देते हैं। फल, इसलिए फल परिणाम भाषा है, ठीक है। क्रिया का परिणाम होता है और कर्म का फल होता है, ये भाषा को बोलते हैं। आशय दोनों में समान है कि कुछ करने से कुछ परिवर्तन होकर जहां पे रुकती है चीज, उसको परिणाम कहते हैं या फल कहते हैं, जो उससे उपलब्धि होती है ना। तो क्रिया का परिणाम है और कर्म का फल है। फल परिणाम तो एक ही आशय है ना उससे, दोनों से। तो हम बता रहे कहां पे परिणाम बोलते हो, कहां पे फल बोलते हैं। क्रिया का परिणाम, क्रिया कहां पे बोल रहे हैं हम? जड़ संसार में अधिकतर हम क्रिया को बोल रहे हैं, तो वहां पे परिणाम बोल देते हैं। चैतन्य संसार में हम कर्म बोलते हैं, क्रिया की जगह कर्म बोलते हैं। आप बोलने का कर्म करते हो, बोलने की क्रिया नहीं बोलते यहाँ पे, है ना। या आप शिक्षा का कर्म करते हैं, शिक्षा की क्रिया नहीं बोलते। तो शिक्षा का जो कर्म है उसका फल आता है, उसका परिणाम नहीं बोलते। ऐसी भाषा का एक वो है तरीका जी। कर्म और क्रिया में क्या डिफरेंस है? बोला जो जड़ संसार में घटना घट रही है उसको क्रिया बोल रहे हैं, है ना, मोटा मोटा बोल रहे हैं वो भी। और जो चैतन्य संसार में हम करते हैं निर्णय पूर्वक, उसको कर्म कहते हैं। निर्णय पूर्वक जो कुछ है उसको कर्म कहते हैं। जहां पे निर्णय नहीं है मूल में, उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर मनुष्य करेगा, वही मैं बोला, भाषा है। आप अपने करने को क्रिया भी बोल दो, बोलना चाहे तो बोल दो, कोई परेशानी नहीं। उसको हम यहाँ पे कर्म बोल देते हैं, जो भी निर्णय पूर्वक आप करेंगे। सर, क्या हम क्रिया को सामाजिक बोल सकते हैं और कर्म को पर्सनल बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब जैसे बीज मिट्टी में क्या है ना, तो उसमें अंकुरित होने की क्रिया हुई, ठीक है। मानव शिक्षा के ले गया, उसमें संस्कार की का कर्म हुआ, संस्कार रोपण का कर्म हुआ शिक्षा के माध्यम से। तो इतना ही है, निर्णय पूर्वक कर रहे हैं, बीज में निर्णय नहीं है। हाँ, अगर कोई बोलेगा मानव ने बीज लगाया, तो मानव का कर्म हो गया बीज लगाना। तो जिस चीज के मूल में निर्णय है उसको हम कह रहे हैं कर्म, और जिस चीज के मूल में कर्म निर्णय नहीं है उसको बोल रहे हैं क्रिया। पर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसमें बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्रिया बोलना चाहे क्रिया बोल लीजिए, कर्म बोलना चाहे कर्म बोल लीजिए, कोई परेशानी नहीं। सीधा ऐसा बोलता, जड़ से जो किया गया कर्म को आएगा फल के रूप में। जैसा ठीक लगे बोलना, मैंने जितना बोलना था बोलते, फिर से दोहराऊंगा इसको अभी, उसके बाद भी जैसा ठीक लगता है कर लो। कर्म का फल होता है, क्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। आगे बढ़े, काम की बात पे चलते हैं, मुद्दे की बात पे। ये तो भाषा है, भाषा हमारे लिए सहायक है। भाषा ही मोहन मुद्दा बन जाए, ये समस्या है। ये बहसबाजी में फंस जाते हैं। आप कर रहे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बोल रहा कि हम मानव जाति का बहुत सारा समय बहसबाजी में जाता है, और उसमें से बहुत सारी बहस भाषा में ही है, वस्तु पे नहीं है। तो हम वस्तु पे चलते हैं थोड़ा सा, है ना।
इसके मैं बोल रहा हूँ, अनुकूलता बोल रहा हूँ कि है कि क्रिया बोल लो, कर्म बोल लो, फल बोल लो, परिणाम बोल लो, कोई परेशानी नहीं। हमारा इसके पीछे मूल उद्देश्य था इन दो शब्दों को, कौन से शब्द को कहाँ प्रयोग करें, ये समझना था, इसलिए हमने वो मैं इशारा कर चुका हूँ। जिस चीज के मूल में निर्णय है उसको कर्म कहते हैं, और जहां पे निर्णय नहीं है मूल में उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़। तो मानव में कर्म स्वतंत्रता है, तो स्वयं स्फूर्त निर्णय पूर्वक व्यवहार और कार्य करना जो है, यही मानव की कर्म स्वतंत्रता है ना। जैसे आप रोज हम इतने सारे निर्णय लेते हैं। जब सुबह आंख खुलती है तो जगना है कि नहीं जगना है, ये भी एक निर्णय है कि नहीं। जग गए हैं, बिस्तर में से उठना है कि नहीं उठना है, ये भी एक निर्णय है। उठ के क्या करना है, ये भी एक निर्णय है। उठ के फोन देखना है कि नहीं देखना है, ये भी एक निर्णय है। या कुछ और करना है, बाहर जाना है कुछ, तो सुबह से लेकर रात तक, रात को सोना है कि नहीं सोना है, फोन रख देना है कि नहीं रख देना है, सोना है कि नहीं सोना है, ये भी एक निर्णय है ना। तो सोने से पहले और जगने के बाद फोन को लेकर निर्णय बहुत होते हैं। तो ये सब हमारी कर्म स्वतंत्रता है। हम कोई भी कर सकते हैं। जिस रात हो गई है, 10 बज गए, सोने का शरीर संकेत दे रहा है, झपकी आ रही है, पर अभी यार ये सीरियल खत्म नहीं हुआ, इसमें एक तो एपिसोड और देख ले, है ना। तो निर्णय हो जाता है, देख लेते हैं, फिर लगता है इस बार का सीजन ही निपटा देते हैं थोड़ी देर। वो भी निर्णय हो जाता है, वो भी कर लेते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता है, क्या करें क्या ना करें इसकी स्वतंत्रता है। कई बार लगता है कि नहीं, हमारे को तो दबाव प्रभाव होता है, कई बार विवशता भी होती है, पर विवशता के बाद भी मूल में हम ही उस निर्णय को लेते हैं। कोई हमारे को धमका रहा है, उस धमकी से हम डरने का भी निर्णय लेते हैं, और ना डरने का भी हम निर्णय ले सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई ले लेता है, नहीं डरता, मारोगे गोली मार दो, है ना, ऐसा भी निर्णय ले लेता है। कोई बोलता है भाई मत मारो, हम ठीक है जो बोल रहे कर देते हैं, है ना। ऐसा सभी निर्णय है, तो सभी जगह हमारा निर्णय है। तो मानव का हर कर्म निर्णय पूर्वक होता है। इस बात को हम बोल रहे हैं कर्म स्वतंत्रता। इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है हमारे व्यवहार और कार्य। तो हम जैसे अपने भाई के साथ रह रहे हैं, अपने माता पिता के साथ रहते, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो उसमें हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो निर्णय पूर्वक कर रहे हैं। पहले तो इसको पहचानने की जरूरत है। अगर हम उनके साथ स्नेह को व्यक्त कर रहे हैं, ये भी निर्णय पूर्वक है। हम झल्लाहट को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी निर्णय है ना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा बोला था इसलिए मैं ऐसे झल्ला के बोलती हूँ, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, ये मेरा निर्णय नहीं था, ये तो उसका निर्णय था। ऐसा नहीं, उसने जो किया है उसकी जो प्रतिक्रिया देना है वो हमने निर्णय पूर्वक ही किया है। ठीक है, तो मानव का हर कर्म निर्णय पूर्वक है, इस बात को, और इस बात को ही हम बोल रहे हैं कर्म स्वतंत्रता। तो मानव कर्म स्वतंत्र है। जी हमारा ही है। सतर्क हो जाएंगे तो वो एक सेकंड में आप रोक भी लेते हैं, उसको ठीक भी कर लेते हैं, है ना। पुराने अभ्यासों को बदलने के लिए ध्यान देना पड़ता है, सतर्क होना पड़ता है। सतर्कता पूर्वक धीरे धीरे सहज हो जाते हो, स्वभाव में आ जाता है, फिर नहीं जरूरत पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाता है आपका, फिर नहीं करते वो गलती। ऐसी तो बड़े हुए धीरे धीरे करते। स्वयं स्फूर्त, स्फूर्ति का मतलब होता है जिसके लिए मतलब कुछ करने की जो चेष्टा है, इसको स्फूर्ति कहते हैं। तो स्वयं से करने की जो चेष्टा है, मतलब इसमें आशय ये होता है कोई बाहर से नहीं दबाव दे रहा, बाहर से नहीं हो रहा, अपने से हो रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस। जिसका कारण बाहर नहीं है उसको स्वयं स्फूर्त कहते हैं। जो जिसका कारण बाहर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं आरोपित, है ना।
बाहर से कोई दबाव प्रभाव बनता है, इस वजह से जो घटित होता है उसको आरोपित कहते हैं, इम्पोज्ड अंग्रेजी में। हाँ, इम्पोजिशन का ही फॉर्म है वो। ठीक, तो मानव कर्म स्वतंत्र है। ठीक है, अब ये जो कर्म स्वतंत्रता है, यानी हम निर्णय पूर्वक अपनी जिंदगी के सभी कर्मों को कर रहे हैं। अब हम किसी भी दिन किसी भी समय पे कुछ भी करते हैं, या हमारा उसमें कुछ योजना रहती है उसके मूल में? योजना रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या लगता है, आप जो जिंदगी जी रहे हैं, कभी भी कुछ भी मन हो जाता है वो करते हो, या उसमें कुछ तारतम्यता है, उसमें कोई एक सूत्रता है, या कोशिश करते हो कम से कम कोई एक सूत्रता? कुछ ना कुछ योजना बनाकर ही करते हैं। तो देखो, खाना पीना तो रोज करना हो तो शरीर की आवश्यकता है, उसके अलावा कुछ निर्णय पूर्वक काम भी करते होगे, है ना? कहीं तो समय लगाते होंगे अपना। तो वो समय क्यों लगा रहे हो उसको सोचोगे तो कोई लक्ष्य बनाओ। तो हमारे लक्ष्यों से हम अपने जिंदगी को किसी योजनाबद्ध विधि से जीने की कोशिश करते हैं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते। तो इससे एक और बात निकल के आती है, समझदारी जो होती है योजनाबद्ध विधि से जीने का नाम है। समझदारी क्या है? योजनाबद्ध विधि से जीने का नाम है ना। अब योजना के लिए कोई लक्ष्य चाहिए, बिना लक्ष्य के योजना बनती नहीं। बना के देख लो आप। जैसे विचार आता है, मैं टाइम ना फोन में बहुत खराब कर लेता हूं, आज से नहीं करूंगा, फिर से पहुंच जाते हो वहीं पे। क्यों? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं बना है ना। क्या मतलब? बोलो कि मैं को ना आज से ये खेत को मैं संभालूंगा जिसमें मेरे को सब्जी उगा। जैसे मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं इस लक्ष्य के साथ, तो अब उसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा, कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, है ना। जब मैं इसमें लगता हूं तो फोन अपने आप छूट जाता है, या मेरे को ये एग्जाम पास करना, उसकी तैयारी में जब लगता हूं तो फोन अपने आप छूट जाता है। तो लक्ष्य बनने से उसके अनुरूप हम निर्णय लेते हैं, उससे अनावश्यक चीजें छूटती। पर आप सोचो कि ऐसे ही छूट जाए बिना योजना के, बिना लक्ष्य के, नहीं छूटे। रोज जूझते हैं इससे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन यात्रा में हो रही हैं जिसके अंदर हमको लगता तो है ये मेरे को नहीं करना चाहिए, पर फिर भी करते रहते हैं। उसका कारण है वो हमारे लक्ष्य से नहीं जुड़ी है, उसके लिए हमने कोई सोच समझ के कोई निर्णय नहीं लिया अच्छे मन से। तो मानव लक्ष्य के अनुरूप जीता है, लक्ष्य के अनुरूप अपनी जिंदगी को पिरोने की कोशिश करता है ना। हम योजना बनाते हैं बचपन से कि अच्छा ये शिक्षा करेंगे, फिर ये काम धंधा नौकरी जो भी करना है ये करेंगे, फिर ऐसे विवाह करेंगे, ऐसी जगह रहेंगे, बच्चों को ये शिक्षा देंगे, उनका ऐसा करेंगे वैसा, ये सब चलती रहती है हमारी, है ना। तो हमारे भविष्य के अर्थ में हम योजना बना रहे हैं ना, ठीक है। अब ये जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो हमारी समझदारी से बनते हैं, जैसी समझदारी वैसे लक्ष्य, ठीक है। तो अगर समझ अधूरी होगी लक्ष्य उसके अनुरूप है, समझ पूरी होगी लक्ष्य उसके अनुरूप है ना। अगर अधूरी समझ होगी तो मानव मानव संबंध में और मानव प्रकृति संबंध में तालमेल बिगाड़ेंगे, और समझ पूरी होकर लक्ष्य बनाएंगे तो मानव मानव संबंध में और मानव प्रकृति संबंध में तालमेल को बनाए रखेंगे। तो हर चीज का लिटमस टेस्ट कहां आता है? हम देखेंगे हमारा लक्ष्य ठीक है, उसके जो फल परिणाम आ रहे हैं वो संबंधों पे कैसा असर डाल रहे हैं, इससे पता चलता है हमारा लक्ष्य ठीक है कि गलत है। अभी तक ऐसा लिटमस टेस्ट नहीं लगाया हम लोगों ने, उसको लगा सकते। तो कर्म स्वतंत्रता, निर्णय पूर्वक लक्ष्य बना के जो हम जीते हैं करते हैं, ये सारी चीजें ठीक आगे बढ़ते। तो कल्पनाशीलता हमारे मानसिक पक्ष में, कर्म स्वतंत्रता को हम शरीर के माध्यम से व्यक्त करते हैं।
कर्म तो शरीर से ही करते हैं, है ना, अधिकतर बोलना और करना। मानसिक कर्म विचार के रूप में, विचार भी फिर व्यवहार और कार्य में परिणित होता है। तो हमारे जो कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता में जो बातें आती हैं उसका आधार है हमारा विचार आयाम, है ना। और जो कर्म होता है वो होता है संसार में। विचार आयाम में जिसको हम नियम मानते हैं, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचते कि नहीं सोचते? सोचते ही रहते मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, यानी मैं ये क्रिया करूंगा तो ये परिणाम आएगा, या ये कर्म करूंगा तो ये फल मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। हमारी कल्पना में ये क्रिया और फल के लिए कोई नियम हम सोचते हैं, क्योंकि ये नियम है इसलिए ये हो जाएगा, है ना। तो हम सोचते हैं बच्चे को डांट लगाएंगे वो समझदार हो जाएगा। तो इसको हम बोल रहे हैं, जो सोच विचार में हम नियमों को पहचान रहे हैं, इसको बोल रहे हैं काल्पनिक संसार, ठीक है। और जो असलियत में होता है, जो वास्तविकता में होता है, इसको बोल रहे हैं वास्तविक संसार। हम सोचते हैं बच्चे को डांट लगाएंगे तो समझदार हो जाएगा, जब हम डांट लगाते हैं और जो फल परिणाम आता है वो असलियत है, वो वास्तविकता है, ठीक है। तो दो भेद समझ में आ रहे हैं कि मैं कल्पना में सोच सकता हूं कि ये डस्टर है, इसको मैं छोड़ूंगा और ये हवा में ही टिका रहेगा, ऐसी कल्पना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल। कल्पना में ये ऐसे ऊपर यहाँ पे टिका रहेगा, ऐसी कल्पना की जा सकती है कि नहीं की जा किया सकती? जा सकता है। वास्तविकता में क्या होगा? नीचे वास्तविकता आएगा। में ऐसा नहीं होगा, गिरना ही है। मेरी कल्पना में अभी भी टिका हुआ, ठीक है। तो कल्पना संसार, काल्पनिक संसार और वास्तविक संसार, हमारे निर्णय काल्पनिक संसार में बन रहे हैं, हमारे निर्णयों का कर्म वास्तविक संसार में होता है। हमारे निर्णय काल्पनिक संसार में बनते हैं, मानसिकता में सोचते हैं, पर उनका जो क्रियान्वयन है वो वास्तविक संसार में होता है। काल्पनिक संसार में काल्पनिक नियम काम करते हैं, वास्तविक संसार में वास्तविक नहीं। अस्तित्व के नियम काम करते हैं, वास्तविक नियम काम करते हैं, ठीक है। ये जो भेद है ये हमारी समस्या है। ये कितना बड़ा गैप है, ये सोचने की बात है। इसको हम जाने अनजाने में इतना ओढ़ चुके हैं कि हमारे ही अपने संबंधी, मान लीजिए हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, बच्चा जैसा है उसको हम वैसा नहीं देख रहे हैं, बच्चे के बारे में जो हमारा मान्यता है हम उसको बच्चा मान रहे हैं। कल्पना करते हैं। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा पति, मेरी पत्नी ऐसी है। तो वास्तविक चीज को ना पहचानते हुए काल्पनिक चीज से हम संबंध का निर्वाह करते हैं, जिसमें हमारी मान्यता और हमारी अपेक्षाओं का मिक्सचर बना होता है, उससे वो हमने मूर्त गढ़ी होती है, पर वो तो असलियत नहीं है, असलियत तो इधर है। तो उसके आधार पर निर्णय ले लेते हैं, जीने जाते हैं तो समस्या आती है, फिर सोच में पड़ जाए अरे क्या हुआ, मैं तो सब सोच के कर रहा था। ये रोज हो रहा है हमारे साथ, बता धीरे धीरे। इसके पहले कि आप आगे जाइए, हम जो काल्पनिक करते हैं क्या कल्पना करते हैं कि हमारा पति ऐसा हो या हमारा पति ऐसा है? दोनों चलते वो हैं। तो ठीक है, हो वो तो ठीक है, अगर अस्तित्व सहज कल्पना होगी, तब तो ठीक है। अगर हम सोचने लगे हमारी पत्नी विश्व सुंदरी हो, हर व्यक्ति सोचने लगे, तो वो तो नहीं होने वाला, ठीक है। या वो मेरे सारा टाइम मेरी सेवा में ही समर्पित रहे, वो अपना कुछ सोचे ही ना, ये भी नहीं होने वाला। तो हम जो कल्पना कर रहे हैं होने की,
कामना कर रहे हैं कि ऐसा हो, है ना, वो अस्तित्व सहज नहीं है तो नहीं होगा वास्तविकता में। तो पर वो अपेक्षा तो बन गई है, उस अपेक्षा का दबाव संबंधों में आना शुरू हो जाएगा। और क्या ये भी होता है कि कोई है नहीं पर मुझको समझते कि वैसा है? हाँ, वो भी, उसको भ्रम कहते हैं, हाँ, इल्यूजनल कहते हैं, हम मान लेते हैं, असलियत को नहीं देख रहे हैं। अभी इतने सारे बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि हमारे माता पिता सोचते हैं कि हमारे को इंजीनियरिंग ही करनी है और हमारा मन नहीं है। हम IIT में थे जैसे, तो ये तो वो 3 इडियट पिक्चर में भी दिखाया ना। वो पिक्चर वो कहानी जिसने लिखी है वो हमसे 2 बैच जूनियर था, हमारे हॉस्टल में रहता था, चेतन भगत, है ना, 2-3 बैच जूनियर था हमसे। हाँ, तो वो जो कहानी उसने लिखी है वो सच्ची बात है, वो ऐसे ही है। माता पिता की अपेक्षाएं हैं, वो लाद रखी है उन्होंने बच्चों के ऊपर, तभी तो बच्चे IIT में जाके सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी कारण है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण। हाँ, तो हमने मान रखा है कि ऐसा हो और हम सोचते हैं तो उसके शुभ के लिए मान रहे हैं, पर हम उसको तो देख लें वो कैसा है। अच्छा, इसकी कोई शिक्षा नहीं है तो हम जाने अनजाने में इसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कल्पनाशीलता में कोई ना कोई मनाकार बनता है कि ऐसा करेंगे, ऐसा करने से ये हो जाएगा, फिर हम वो कर देते हैं, वो कर देते हैं तो उसका कोई फल आता है ना। मन में कोई बात आई, इसको बोलते हैं मनाकार, है ना, कि चलो बांदा में शिविर करने चलते, ये मनाकार हो गया। तो ये जैसे ही निर्णय हुआ तो शरीर के साथ चल दिए, वहां पे बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, पहुंच गए। पहुंचने से कोई परिणाम आएगा, बांदा पहुंच गए आप, है ना। अब जो परिणाम आया, अगर सही रास्ते से आया तो पहुंच जाओगे, अगर रास्ता नहीं पता तो भटक भी सकते हो, नहीं पहुंचो शायद, है ना। तो या दूसरा उदाहरण जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि बच्चे को डांट लगाएंगे तो ये समझदार हो जाएगा, है ना। तो हमने ये मनाकार बना, हमने बच्चे को डांट लगा दी, है ना, उसको डांट लगा दी, ये हमारा कर्म हो गया। इसका फल परिणाम, बच्चे ने जो भी किया उसके बाद, उसके फल स्वरूप वो उसका फल या परिणाम हो गया, ठीक। कितना समझ में आ रहा है ये? व्यवहार का मतलब है मानव और मानव में जो भी हम करते हैं, मानव मानव संबंध में की गई क्रिया प्रक्रिया आदान प्रदान को व्यवहार कहते हैं। दूसरी भाषा बोली थी मानव मानव संबंध में सहयोग का आदान प्रदान, 2 तरीके से व्यवहार को बताया। हाँ जी, साकार करने का मतलब उसको करना, वास्तविक संसार में करने को साकार करना कहते हैं, आकार में लाना। हाँ, इन अंग्रेजी में रियलाइज करना। हाँ जी, जितना हम देख पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि इसको आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, सब देख रहे हैं। जबकि हमारा जो काल्पनिक संसार है, केवल उस आपके काल्पनिक संसार को आप देख रहे हो, मेरे काल्पनिक संसार को मैं देख रहा हूं। एक बार छुट्टी करके चेक कर लीजिए। आपके काल्पनिक संसार के दृष्टा केवल आप हैं, आपकी कल्पना में जो चल रहा है ना, कहीं इधर हो उधर हो जाए, उसको बता नहीं सकते स्थान, कहीं यहां नहीं कह सकते, यहां नहीं कह सकते, यहां नहीं कह, पर है वो, ठीक है। आपका काल्पनिक संसार के दृष्टा आप हो, इनके काल्पनिक संसार के दृष्टा ये, इनके काल्पनिक संसार के। इस वास्तविक संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, उसके दृष्टा हम सब है, इसलिए उसको वास्तविक कह रहे हैं। सुना ये बात? क्या बोला अभी? आगे वाले पे कूद गए, अभी क्या बोला, ध्यान दो। वास्तविक संसार किसे बताया? हाँ, जो सबको दिखाई देता है। वास्तविक संसार कौन सा है? फिर नहीं सुना।
जिसको सब देखते हैं। सबको दिखाई देता है, अब मैं अकेला नहीं, सब दूसरे हैं। जो सबको दिखता है वो वास्तविकता है। हाँ, तो इसको जोड़ना जरूरी है। इसको छोड़ोगे तो जो दिखता है, दिखने में भ्रम हो जाता है, एक व्यक्ति के देखने में भ्रम हो जाता है। जो चीज सबको दिखती है उसको सत्य कहते हैं। वास्तु संसार है। जैसे मान लीजिए अपन ने जब फल मिलाते हैं सर, तो ये फल सर काल्पनिक संसार में कुछ ताल में रखता है। जो फल मिलता है काल्पनिक संसार में, जो हमने कल्पना की थी कि ये फल मिलेगा, या तो ये फल उसके जैसा होगा, अगर तुक्का बैठ गया ठीक तो वैसा ही मिलेगा फल। और मान लीजिए हमारा तुक्का ठीक नहीं बैठा, हमारी कल्पना जो है और फल जो है उसमें दूरी आ गई। दो संभावनाएं हैं, ठीक है। आदर्शवाद में इसको जो देख रहे हैं हम, ये मिथ्या बोला गया। हाँ जी, मतलब आदर्शवाद में जितना भी जो भौतिक जगत में आता है वो मिथ्या बताया गया। वो तो इसलिए मिथ्या कहते हैं, वो बोलते हैं आप देख ही नहीं सकते सच्चाई को, है ना। पर अभी आदर्शवाद को थोड़ा देर रख लेते साइड में। अभी इतनी बात करते हैं कि आपके साथ क्या घटित होता है, इसको आप अपने में जांच सकते हो, है ना। तो आपके मन में कोई बात आई, ये करना है, आपने उसको किया, करने से कोई फल आया। जो फल आया, कई बार वो फल आपको स्वीकार हो जाता है, इसमें आप सुखी मानते अपने को, वहां मजा आ गया, बच्चे को डांट लगाई शांत हो गया। और वो बात मान गया, बढ़िया हो गई। कई बार जो फल आता है वो आपको स्वीकार नहीं होता, बच्चे को डांट लगाई और नाराज होके वो घर से भाग गया, है ना। होता ही आज जिंदगी, ये हमें स्वीकार नहीं होता, इसको कहते हैं दुख। तो सुख और दुख क्या है, कितनी सिंपल सी बात है, देख लो। हमने कुछ सोचा, कुछ सोच के कुछ किया, करने से जो हुआ वो होना, जैसा सोचा था वैसा हुआ, ये सुख। जैसा सोचा था उससे कुछ और हो गया, ये है दुख। ठीक है। अभी ठीक है कि सुख मतलब दुख की जैसे परिभाषा ये भी हो सकती है कि जो हमने कल्पनाओं में अपना संसार बनाया था उसके अनुरूप हमारा फल नहीं आया, इस कारण से ये। हाँ, वही तो अब मान लो ये हरा वाला आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं, तो सुख है। इसमें तो हम कोई चीज बदलेंगे नहीं, इसी को बारंबार दोहराएंगे। बच्चों को कल भी फिर डांट लगाएंगे, परसों भी लगाएंगे, तरसों भी, क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं, इसमें तो हमें अच्छा लग रहा है। पर मान लो हमारा मूल्यांकन या हमारा आकलन ये हो रहा है कि ये वाला परिणाम या फल हमें नहीं चाहिए, ये तो गलत फल आ गया, मेरे को ये नहीं चाहिए, अवांछनीय है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर ये नहीं चाहिए, यानी ये फल नहीं चाहिए मेरे को, है ना, ये फल नहीं चाहिए मेरे को, तो पहला काम हम सोचते हैं शायद हमने ये इसको ठीक से किया नहीं, ये कर्म जो है ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया, शायद डांट जो है ना अच्छे से लगाई नहीं और जोर से लगानी थी। तो पहला करेक्शन तो ये करते, यानी इधर कोई चीज नहीं ठीक करते, पहले कोशिश करते इधर ही ठीक करते ताकि ये फल बदल जाए, है ना। तो पर 2-4 बार करके ये समझ में आता है शायद ये आइडिया ही गलत था, शायद डांट लगाना ठीक नहीं था, इसको तो प्यार से ही समझाना पड़ेगा। फिर लाड प्यार करना शुरू कर देते हैं, पर लाड प्यार का निर्णय लिया, उससे कर्म किया, उसका फल आया, बच्चा बिगड़ गया, अब ये भी नहीं स्वीकार होता। अब क्या करें? चलो इसी जो करता है इसको पड़े रहने दो अकेला, ये निर्णय हुआ, उसके लिए कर्म किया, उसका जो परिणाम आया वो भी स्वीकार नहीं हो रहा। ये घटना क्यों घट रही है बार बार? क्योंकि ये जो मनाकार बन रहा है हमारा, ये इसके आधार पे बनता है।
काल्पनिक नियम नियंत्रण संतुलन के, हमारे पास आधार ही नहीं है सही मनाकार को बनाने का, तो वो अधूरा है। हमारी कल्पना में अभी पूरी बात है ही नहीं, समझदारी अधूरी है, तो जो भी मनाकार बनाते हैं वो अधूरा ही होता है। तो कभी तुक्का लगता है तो ये आता है, पर अधिकतर यही आता है। तो जो फल आता है वो हमें नहीं पसंद आता। हम अपना निर्णय भी बदलें, अपना मनाकार भी बदले, फिर भी हमारे को जो चाहिए वो तृप्ति सुख वो मिलता नहीं है। अब क्या करें? ठीक है, अब इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है ये ग्रे वाला इलाका जो है, हल्के सलेटी रंग में जो है, और ये सफेद वाला इलाका। ये ग्रे वाले इलाके से हम काल्पनिक संसार दिखा रहे हैं, सफेद से वास्तविक संसार दिखा है ना। तो या तो हम इस संसार को अपनी कल्पना के अनुरूप बना लें, जो मेरे नियम मेरी कल्पना में है संसार को ऐसा बना दो। ठीक है, कैसा लगता है सोच के? और पूरी धरती के सारे मानव तो इसी काम में लगे हैं, यही तो कर रहे हैं। परिवार हो, जंगल हो, नदी हो, नाले हो, प्रकृति हो, मानव हो, हर चीज को तो हम अपनी कल्पना से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश करने में लगे। इसी में तो बिजी है। इसमें दो समस्याएं आती हैं। एक तो हमारी अधिकतर कल्पनाएं साकार हो ही नहीं सकती, संसार उसके अनुरूप नहीं बन पाता। तो थोड़ा बहुत जो भी हम परिवर्तन करते हैं वो बहुत देर टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? कि मैंने किसी चीज को, मैं बोला कि ये जो फोटो है ना इस कोने में लगनी चाहिए, थोड़ी देर में आशीष आता बोलते नहीं इस फोटो में नहीं, कोने में क्यों लगा, बीच में लगा, क्योंकि उसकी कल्पना में बीच में होनी चाहिए। फिर प्रेम भैया इस दीवार पे क्यों लगाई है, इस दीवार पे लगनी चाहिए। पुष्पेंद्र भैया आ गए नहीं इस पे क्यों, इधर। फिर जीतू आया बोला फोटो क्यों लगा रहे, बाहर रखो इसको। तो हर व्यक्ति संसार को बदल रहा है। जब वो बदलता है तो पहले वाले ने जो बदलाव किया होता है वो बदल जाता है। इससे क्या शुरू हो गया, झगड़ा। झगड़ा, फोटो किधर लगेगी। तो ये वाला जो भाग है कि संसार को कल्पना के अनुरूप बनाना, ये सफल नहीं होता। कोशिश इसी की कर रहे हैं अभी। नहीं होगा, करके देख लो ना, कर ही लिया, लाखों पीढ़ियों से कर रहे भाई, नहीं होगा। काल्पनिक संसार ही सही नहीं। हाँ, अधूरी चीज कैसे पूरी होगी। जैसे सर माता पिता जो है जी अपने बच्चों को हरदम कल्पना में रहता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और पता चला कि जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और पढ़ लिख करके वो बन गया, वो छोड़ करके मंदिर में चला गया, वहाँ सन्यासी बन गया वो। अरे वो तो छोड़ो, आप बहुत अच्छे से उसको प्रेरणा दी, तुम बढ़िया इंजीनियर बना। वो बच्चा भी ईमानदार था, आज्ञा पालन करता था, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से IIT में पहुंच गया, बढ़िया इंजीनियर बन गया, नौकरी ली जाके विदेश में बैठ गया। दिन हम भी ऐसे अनुभव कर रहे थे जी। पिछले महीने की घटना है। हाँ। एक क्रिकेटर, उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ। तो काफी बड़े क्रिकेटर है। हाँ। 400-500 करोड़ रुपया भी जमा कर रखा है। हाँ हाँ। अभी उनको बेटा हुआ है पिछले महीने। अच्छा। तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर, हाँ, और बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा। ठीक, बढ़िया। वहीं से मेरे समझ में आया कि खेल तो वहीं से बिगड़ जाता है। भाई हम लोगों के साथ भी वही घटना है। हमने चित्रण ले रखे हैं। हाँ। लेकिन भाई साहब कल्पना जो हमने कल्पना में सजाया, वो अगर उसको नियम और नियंत्रण संतुलन से आकलन किया उसका, हाँ, फिर साकार करने जाएंगे तो तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, सही बात कह रहे हो जी भैया। क्या
वास्तविकता में होना क्या चाहिए। हाँ, मैं तो वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या संभावनाएं, क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है हम वास्तविक संसार को अपनी कल्पना के अनुरूप बना लें, उसके प्रयास में लगे, उसमें सफल नहीं हो रहे, ये भी बता रहा हूं मैं। दूसरा क्या हो सकता है, अपनी कल्पना को वास्तविक संसार के अनुरूप बना लें, अपनी सोच समझ को अस्तित्व सहज नियम नियंत्रण संतुलन के अनुरूप बना लें। छोटा सा उदाहरण, मतलब एक मिनट भैया, उसका उदाहरण ये है कि मुझे लगता है कि जो पेड़ है, ये बीज है, मेरे को इधर उगाना है इस मिट्टी, और इसके लिए मैं तुल जाऊं, है ना, और वो उगी नहीं रहा है, कई सालों से कोशिश करूं, एक बीज ले आया उस प्रजाति का, दूसरा है, तीसरा है। दूसरा है कि मैं पता करूं कि ये बीज जो है किस मिट्टी में, किस वातावरण में उगता है। अच्छा, इधर नहीं उगता तो इधर कौन सा उगता है, यहाँ पे ये वाला उगता है, अच्छा इसको उगा। ठीक है, अभी देखा होगा जहां पे भी बिल्डिंग बनाते हैं सारी जगह वो ताड़ के पेड़ लगाने लगे सौंदर्य के नाम पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और वहां पे फिर नारियल के पेड़ लगाने लगे कुछ जगह, और नारियल के पेड़ लगाने के लिए जड़ों में नमक डालने लग गए, क्योंकि नारियल को नमक चाहिए होता है। ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कोई पौधा पैदा नहीं होता उसके अंदर खाद डालो, केमिकल डालो, ये पदार्थ डालो, वो डालो, इसको इधर ही उगाएंगे, यही उगाएंगे हम तो। सब जगह धान ही उगाएंगे, सब जगह गेहूं उगाएंगे। 4 फीट के पेड़ में जी आम चाहते हैं जी, वही 4 फीट के अंदर 2 साल में फसल देने वाला पौधा है भाई साहब, ले जाओ इसको ले जाओ। हाँ भाई, ले जाता हूँ। उसमें एक आम लगा भी, फल देता हुआ है, देखो अभी फल लगा हुआ है इसमें, एक आम लगा भी। 500 रुपए का लेके चले आएंगे। अस्तित्व को समझे बिना, प्रकृति को, नियमों को समझे बिना हम चीजों को करना चाहें, ये हमारा झंझट है। अब भौतिक रासायनिक संसार के कुछ नियमों को हमने समझ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में छोटे मोटे समझे, बहुत ज्यादा नहीं समझे वो भी, पर कुछ तो समझे, तो उधर कुछ कुछ कर लेते हैं, हवाई जहाज में तभी उड़ लेते हैं, मोबाइल फोन तभी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन संतुलन के नियम नहीं आते, नियंत्रण के नियम नहीं आते। नियम, नियंत्रण, संतुलन में नियम कुछ पहचाने हैं, पर नियंत्रण और संतुलन बिल्कुल नहीं समझे। और मानव संसार के जो नियम नियंत्रण है, यानी व्यवहार के, समाज के, व्यवस्था के, इसका तो कोई अता पता ही नहीं। सही बात, ऊपर से चली गई। हाँ। तो परिवार में कैसे जीते हैं, परिवार में संतुलन कैसे बनता है, इसका कोई अता पता नहीं। समाज में संतुलन कैसे बनता है, इसका कोई अता पता नहीं। तो सर, वास्तविक संसार बनता किससे है? जब आपने कहा वास्तविक संसार है, बना हुआ है, बनने का झंझट नहीं है, आप पहचानो किससे बना हुआ है, है है, नियम से है, नियंत्रण से है, संतुलन से है। एक मिनट, जैसे काल्पनिक संसार जैसे आदमी करते आ रहा हूँ उसमें सफल नहीं हुआ, ठीक है, तो वही तो कनेक्टिविटी जुड़ी है वास्तविक संसार काल्पनिक संसार से। तो हम कैसे हमारे मान सकते थे वास्तविक संसार को मान लो आप हमारे, पहले तो जुड़ा था इसी से है ना काल्पनिक संसार। हमने देखा कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खाती है, वास्तविक संसार में देखा। हाँ ऐसे ही। हमने निष्कर्ष निकाल लिया, ताकतवर आदमी को कमजोर आदमी का शोषण करना चाहिए। हमने अधूरा देखा उसको, वो ये नहीं देखा कि वो जीव है, जीव का आचरण अलग होता है, मानव का आचरण अलग होता है, मानव के आचरण की व्यवस्था अलग है, ये समझे नहीं। तो हम जो वास्तविक संसार को आंशिक दृष्टि से देख रहे हैं, उसकी वजह से हमारे निष्कर्षों में दोष है। देखने की कमजोर नजर है हमारी, पूरा दिखता नहीं है, ठीक से दिखता नहीं है। तो पहले अपनी दृष्टि ठीक करनी है, दृष्टि ठीक करेंगे तो ठीक पूरा दिखेगा, तो हमारी कल्पना ठीक बनेगी। हाँ तो वही
काल्पनिक संसार अलग है, वास्तविक संसार अलग है, इससे हाँ। कोई तालमेल नहीं है। तालमेल तो कोई नहीं है, अभी तो ऐसे ही दिख रहे हैं, तभी तो समस्या खड़ी हो गई है। ये जो धरती को बीमार कर लिया हमने, प्रदूषण कर लिया है, धरती को बुखार कर दिया है, ऋतु असंतुलन कर दिया है, मानव में द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से ग्रसित है, मार काट के लिए तत्पर है, परमाणु युद्ध के लिए तत्पर है। ये क्या है? ये समस्या कहां से आ रही है? इसी से आ रही है। सारे के सारे अतिक्रमण किसी चीज को व्यवस्थित करने के नाम पे होते हैं। पुलिस वाला डंडा क्यों चलाता है? ठीक करने के लिए, व्यवस्था बनाने। है ना? व्यवस्था बनती है क्या? नहीं। तो चाहता तो वो भी है। पुलिस को किसने इंट्रोड्यूस किया? सरकार ने। सरकार भी व्यवस्था चाहती है। सरकार व्यवस्था बन रही है क्या? नहीं। तो दोष कहां है? दोष हमारे ये जो हम सोच रहे हैं कि ये ऐसा है, इसमें कमी है, ये अधूरा है जो हम सोच रहे हैं। अधूरी सोच समझ हमारा समस्या का कारण, सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला। उसको पूरा कैसे करें? तो उसके लिए हमें संसार को ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे ऊपर वाली चीज को अवधारणा। हाँ, वो अभी काल्पनिक संसार हमारी किसी मान्यता या अवधारणा से चल रहा है। अब इन अवधारणाओं का परिमार्जन या अपग्रेड होने की जरूरत है ना? और उसका अध्ययन कहां से आएगा? वास्तविक संसार से आएगा। ये बात नहीं समझ में। इस दर्शन को हम बोलते हैं अस्तित्व मूलक दर्शन। एक बार इसको फिर से दोहरा दो। जो वास्तविक संसार हमारा है वो हमारी कल्पनाओं से, वो अधूरे अध्ययन से है। हमने आंशिक जो देख रखा है, अब इसको पूरा करना है। तो पूरा किधर है? पूरा पता तो चले, तो पता चला वास्तविक संसार अपने में अस्तित्व संपूर्ण है। उस संपूर्णता का हमें अध्ययन करना है। तो उससे हमारी अवधारणा ठीक हो जाएगी। उसको ठीक से विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे तो हमारी अवधारणा ठीक हो जाएगी। उस विधि का पता चलना चाहिए, उस अध्ययन करने की विधि को। हाँ, अभी हम लोग आधा अधूरा देख रहे हैं। अभी तो जो भी अध्ययन की विधियां रही अभी हमारे स्कूल कॉलेज समाज में जो भी रही, उससे पूरा अध्ययन नहीं हो पाया। उसका परिणाम है कि हम समस्या में हैं। हम बोल रहे हैं इधर ये समस्या है और ये जो जीवन विद्या है ये एक विधि है इसको समझने की। अब आपको जांचना, अगर इच्छा हो कि क्या इससे पूरा पकड़ में आता है, ये आपके जांचने के लिए प्रस्ताव। इस विधि से समझ सकते हैं, ऐसा मैं आपके सामने सूचना रख रहा हूं। अब ये सूचना सही है या गलत है, यह आपको जांचना है। अगर आपकी इच्छा हो कि हाँ ये करके देखने लायक काम है, हम कैसे जांचेंगे? इसको अपना के समझ के तभी तो जांच पाओगे। भाई आप इस रास्ते पे चलोगे, इस पे रास्ते पे चलने से अगर आपकी ये जो परिणाम है ना, ये संतुलन में आने लगते हैं फल आपके, और आप निरंतर सुख में जी पाते हो, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ये काम करते हैं, ये सही है। और आपने जांच लिया और उसमें आता है नहीं भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बोलोगे नहीं ये विधि काम नहीं करती। एक मिनट पीछे से हाँ। मान्यताएं, अवधारणा और स्वीकृतियों के आधार पर ही हमारी कल्पना का निर्माण होता है। जी जी, बचपन से ही हमारी जो हम दर्शन क्षमता के साथ देख रहे हैं, फिर हमारे को किसी परिवार के अंदर कोई संस्कार दिए जाते हैं, दूसरी बात, तीसरा फिर हम स्कूल कॉलेज में आते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, किसी वातावरण में रहते हैं। इन सब के योग फल में हमारी अवधारणाएं या स्वीकृतियां या मान्यताएं बन जाती, ठीक है। इस पूरे के अंदर हम देखेंगे तो आदर्शवाद और भौतिकवाद का जो प्रचलित स्वरूप है, उसके कुछ भाग इधर से ले लेते हैं, कुछ इधर से ले लेते हैं, कुछ इधर से, ऐसे करके कुछ खिचड़ी पका लेते हैं, आगे खिचड़ी। वो खिचड़ी से जीने की कोशिश करते हैं, उसी खिचड़ी का नाम यहाँ पे रखा है काल्पनिक संसार। जी भैया, जब काल्पनिक संसार में खिचड़ी है तो मानव में तो खिचड़ी रह ही नहीं। एक मिनट, हाँ भैया कुछ। अभी प्रेजेंट टाइम में हम कहते हैं कि जो ये काल्पनिक जो संसार है, अगर हमारा कुछ अधूरापन है, हम उस अधूरेपन को
we enter this वास्तविक संसार, तो वहाँ तो हमारे को वो सब पे वो संतुलन आ जाएगा। हाँ। तो उसमें इस संसार में अगर हम एंटर हो गए स्पोर्ट्स, हाँ। तो उसमें फिर हम डेवलपमेंट की जो वर्क करें तो किस सोच को लेके आगे बढ़ें। जी हाँ, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, है ना। हर मानव विकास चाहता ही है ना। कि बच्चे से भी पूछो विकास चाहते हो कि नहीं चाहते, बोले हाँ चाहते हैं, बिल्कुल विकास चाहते हैं। और विकास का मतलब क्या है ये नहीं जानते, है ना। तो क्या विकास हो, तो मानव जो है, जो विकास चाहता है, और उसने अभी किस चीज को विकास माना हुआ है कि नदी नालों को रास्ता बंद कर दो, इसको विकास माना हुआ है। जंगल काट दो, इसको विकास माना हुआ है ना। ईंटा पत्थर मिट्टी को इधर से उधर कर दो, इसको, यही सब विकास है। डेवलपमेंट मॉडल तो यही है अभी, मटेरियल वर्ल्ड को डिस्टर्ब करना, है ना। विकास असल में चेतना में होता है। मानव का विकास होता है उसकी सोच समझ में। काल्पनिक सोच समझ से वास्तविक सोच समझ एक विकास है। तो चेतना विकास होता है। जितना भी पदार्थ है वो तो हमारे शरीर के को संभाल बनाने के रखने के लिए ना, शरीर की आवश्यकता है। वो तो पहले से ही संतुलन में था, तभी तो हम पैदा हुए धरती पे। तो उसको डिस्टर्ब करने से तो हम अपने ही नुकसान कर रहे हैं। उसको तो कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। जो विकास होना है वो तो हमारी सोच समझ में होना है, ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन में जिले, मानव के साथ संतुलन में जिले। वो विकसित नहीं हुआ, वही समस्या है। पर डेवलपमेंट शब्द को हाईजैक कर लिया, मिट्टी पत्थर पानी को इधर से उधर करने को विकास मानते हैं। आपके कहने का मतलब अभी भी जंगल में रहते हैं तो ज्यादा स्वस्थ उसके नजदीक होते नेचर पे। हम अगर प्रकृति को समझते हैं तो हमें इतना जंगल काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम अस्तित्व को ठीक से समझते तो हमें इतने जीवों को मारने की जरूरत नहीं होती। अगर हम अस्तित्व को समझते हैं हमें इतने इंसानों की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर डेवलपमेंट पूरा होता, डेवलपमेंट पूरा नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी पूरी विकसित होती, इससे भी ज्यादा विकसित होती। अभी तो हम एक दूसरे के विरोध में कहां विकसित हो पाए। आप सोचिए, कोऑपरेटिव मॉडल से ज्यादा विकास होगा या परस्पर विरोध वाले मॉडल से ज्यादा विकास होगा? सीधी बात। हाँ जी। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में ईंटें पत्थर या छत बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जी, ये तो है प्रकृति से ही, प्रकृति से ही निकाल रहे हैं। हाँ, ये ईंटें पत्थर हाँ, जो भी हाँ, धातु वगैरह, हाँ, तो ये फिर हम गलत ही कर रहे हैं फिर ऐसे में। तो इसकी हमें ये आवश्यकता क्या नहीं? हाँ, तो सही गलत नहीं है, फिर से बोलूंगा, आवश्यकता तो इसकी भी है। संतुलन में नहीं कर रहे। पहले दिन से बोल रहा हूं, गलत सही का चश्मा हटा दीजिए। जब तक इस क्लास में है हम संतुलन, असंतुलन या अधूरा पूरा, इस चश्मे से देखेंगे चीजों। ठीक है, तो जो कर रहे हैं ये संतुलन में नहीं है, तो संतुलन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें कुछ भाग सही होगा, कुछ भाग गलत होगा। जो गलत वाले को हटा के सही वाले को अपना लेते हैं, क्या परेशानी? और इसमें क्या पार्ट सही है क्या गलत है? अध्ययन, अपने विवेक से, अध्ययन से प्रकृति को, अस्तित्व को, नियम को, नियंत्रण को, संतुलन को अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे तय करोगे? और वो मानव सहज प्रयोजन को स्वीकारना पड़ेगा। मानव परंपरा के संरक्षण के अर्थ में मैं अध्ययन कर रहा हूं, इससे कम में कैसे होगा? जी भाई। अभी किसी ने कहा कि क्रिकेटर थे, उनके जो बच्चे जन्म लिए तो उन्होंने कहा कि अरे मैं एक डॉक्टर, एक क्रिकेटर बनाऊंगा। जी जी। तो जो अध्ययन हम कर रहे हैं, हाँ, संस्कृति की बात कर रहे हैं जी तो हम अपने आचरण में उसको व्यवहार में लाएंगे तो हमारे बच्चे धीरे धीरे उसी आचरण में आ जाएंगे। जी जी हम उसे प्रेरित होकर के चाहे जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे। जी। तो यदि कोई बच्चा छोटा है, एकदम छोटा बच्चा है, नवजात है, हाँ, तो उसको हम जिस तरह का शिक्षा देंगे ठीक। तो उसके आचरण में आ जाएगा। जी। और आचरण में आगे चाहे वो डॉक्टर का आचरण हो या इंजीनियर का आचरण हो या क्रिकेटर का आचरण हो, तो इसमें गलत कहाँ है? हाँ, तो आचरण जो है वो मानव का होता है। क्रिकेट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, ये काम होता है, व्यवसाय होता है। व्यवसाय पूरा आचरण नहीं है।
तो बच्चे को क्या बनाएंगे? इंसान बनाएंगे, मानव बनाएंगे। ऐसे मानव कोई क्रिकेटर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। पहले इंसान बनाएंगे। लेकिन कल के क्लास में जब मैंने आपसे ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्लास 5 के बाद उसका विंग्स चेंज हो जाता है, तो आपने कहा था कि हम बहुत पीछे हैं, हम लोग दूसरे को देख करके अनुसरण करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत हो गया। क्या गलत होने में? समझा नहीं, क्या बात कह रहे हैं आप? उसमें क्या पॉइंट था आपका? मेरा पॉइंट ये था, हमने कल कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो शिक्षा व्यवस्था है, हाँ। क्लास 5 के बाद उसका विंग्स चेंज हो जाता है। तो इंसान बनाते हैं उधर। हम इंसान पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो मैं तो इंसान पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ मैट्रिक के बाद जो हम लोग उसका ट्रेड डिफाइन करते हैं कि साइंस आर्ट कॉमर्स में जाएंगे, वो क्लास 5 के बाद वहां से उसका जो टेक्निकल चीज जो है वो वहाँ डिफाइन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि 5-7 साल पहले से वो उसके दिमाग में आ जाता है कि हमको क्या बनना है। भाई साहब, इसमें मेरा निवेदन है, देखिए ये शिक्षा विधा पे शिविर नहीं, शिक्षा स्कूली शिक्षा कैसी हो, ठीक है, ये जीवन विद्या के और मानव संबंधों पे, मानव के अध्ययन के ऊपर शिविर है, ठीक है। तो मानव बनता है कि नहीं बनता, इतना ही हमारा फोकस है। वो विधा तो ये मैं नहीं कह रहा ये सार्थक नहीं है, पर यहाँ का मुद्दा नहीं है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हाँ। मतलब इस तरह का बात जब उन्होंने कहा तो बहुत लोगों हमने तो इंसानियत की ही बात की है अभी। तो उस पे हमको लगा कि आखिर वो गलत, तभी तो लोग हंस रहे हैं। लोग तो हंसते ही हैं, हंसना कौन सी बुरी बात है? क्या परेशान? कहाँ से हुआ ये? हम क्या गलत सही की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, अभी भी कई बार आज सुबह से रिपीट कर दिया, अधूरे और पूरे के रूप में देखिए, वो क्या पूरा है? पूरा नहीं है। अभी क्या करें, अभी हमारा ऐसा ही है, दूसरे की गलती पे हंसी आती है, अपनी गलती पे नजर नहीं जाती है। अभी तो इंसान ऐसा ही है, आप हम सब भी ऐसे हो जाते। हमको इस बात पे ध्यान देना है कि इंसानियत और मानवता, मानवीयता, इसके ऊपर फोकस रखना। वो कैसे हो? बहुत सारी बाहर की सूचनाएं हम इधर चर्चा नहीं कर पाएंगे, आपकी इच्छा होगी, पर समय बहुत सीमित है, हमारा भी अपना कुछ कंटेंट है, उसको हमें बताना है, तो चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मन है हम फोकस इस पे ही रखें बात को, ठीक जी। तो हमारा निष्कर्ष ये निकल रहा है कि काल्पनिक संसार में जो हमारी मान्यता है, हमारी जो अवधारणाएं हैं, जिसके आधार पे हमारा सब सोच विचार, जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो हो रहा है, उसके परिणाम हमारे को पसंद नहीं आ रहे। अगर हमें पसंद आ रहे हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, करते रहो, बड़े अच्छे से करो उसको, बहुत मजे से करो, कोई हस्तक्षेप नहीं। अगर आपका निष्कर्ष निकलता है कि नहीं भाई, मेरी सोच समझ से जो निर्णय निकल रहे हैं वो पूरे नहीं पड़ते, तो एक प्रस्ताव है, वो भी प्रस्ताव ही है, कोई आग्रह नहीं कि भाई इसका अध्ययन कर लो। इसको बोलते हैं सहअस्तित्व का अध्ययन। इस अध्ययन को करने के लिए हमें अपने शरीर के माध्यम से, अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए अपने अनुभव आयाम को जागृत करते हैं। जब इसको अध्ययन करते हैं, इसको विधिवत तरीके से अध्ययन करते हैं, तो हमारा अनुभव आयाम जागृत हो जाता है। ये जागृत होने से ये जो नियम, नियंत्रण, संतुलन है, ये हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। इसके स्थापित होते ही इसका प्रभाव हमारे विचार आयाम में आता है, जिससे हमारी पूरी कल्पनाशीलता जो है वो वास्तविक संसार के अनुरूप हो जाती है। इसके बाद अब जितनी भी कल्पनाएं हमारे इसमें आती हैं, जो भी मनाकार बनते हैं, निर्णय बनते हैं, वो केवल इस चक्र में चलते हैं, इसमें। ये निरंतर सुख का आधार। इस बात को यहां पे बताना चाहता हूं। एक प्रस्ताव है, इच्छा हो तो इसको जांच परख सकते हैं। अब कोई बोल ही सकता है इसकी क्या गारंटी है काम करेगा, कोई गारंटी नहीं। इच्छा हो तो ट्राई कर। ये बात दोबारा एक मिनट जी बिल्कुल, दोबारा बता दूं या आपको कुछ कहना? दोबारा ठीक है। ठीक है, तो इसका इतना तो हमें समझ में आ गया था
इस जब तक ये चल रहा है ये चुप बैठा अनुभव है, इसमें कुछ नहीं है ना, ये है पर चुप है, इसकी कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि हम इससे काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम अपना तन और मन लगा के इस संसार को समझने में लगते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। जब अध्ययन शुरू करते हैं इसको बोलते हैं सहअस्तित्व का अध्ययन, और ये करना होता है हमें शरीर से और अपनी कल्पनाओं को प्रयोग करके, विचार शक्ति का ही प्रयोग करते हैं, शरीर का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में अनुभव जागृत हो जाता है, हमको ये समझ में आ जाता है। जैसे ये समझ में आता है हमारे सारी जो सोचने समझने की तरीका, तौर तरीका, ये परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम बोल रहे हैं चेतना विकास, ये विकसित हो जाता है। अब इसके बाद गलत उटपटांग विचार आने बंद हो जाते हैं। अब हमारी कल्पनाएं पूरी की पूरी वास्तविक संसार के अनुरूप हो। ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। देखिए, आप लोगों ने किसी ने साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है ना? जब तक साइकिल चलानी आती नहीं है तब तक पता नहीं कैसे चलेगी। फिर कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ करते हैं, फिर सीख लेते हैं, है ना? अब चाह के भी गलत साइकिल नहीं चला सकते। कभी कोशिश करो साइकिल पे बैठ के, अब तो बहुत साल हो गए होंगे कुछ लोगों को, चाह के भी गलत नहीं चला पाओगे। जो तैरना सीख लेता है चाह के भी डूब नहीं पाता, जब तक तैरना नहीं आया डूबते ही रहते हैं। ऐसे ही समझदारी, समझदारी ऐसी चीज है, एक बार आ जाती है उसके बाद गलती नहीं होती। हाँ जी, और दिखाई जो अनुभव आयाम के नीचे दिखाई। अच्छा, ये सब दे दूंगा आज, भेज देंगे स्लाइड आपको। इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो नोटिस करने की है, इसमें शरीर और हमारा जो विचार है, इन दोनों के संयोग में हो रहा है काम, तो इनका बहुत महत्व है। परंपरा में शरीर को बाधा माना ज्ञान के लिए, यहां बोल रहे हैं हमारा साधन है ज्ञान के लिए, तो इसको खूब संभाल के रखना है, इसकी खूब सेवा करनी है, अच्छे से इसको स्वस्थ बना के रखना है। शरीर की स्वस्थता के लिए अभी तक कोई कारण नहीं था, अब कारण मिल गया। हाँ, जैसे अनुभव आयाम रखना है, इससे सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, इसको कुछ उपाय सही करने के लिए, वही तो उपाय है अध्ययन। नहीं, शरीर इसमें योगदान करता है थोड़ी बहुत। शरीर, अब जैसे आप सुन रहे हो, ये अध्ययन कैसे होगा? अध्ययन के लिए तो किसी चीज को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे ना। जैसे शिविर में आए हो, अब मैं बोल रहा हूं, कानों से सुन रहे हो ना, तो शरीर काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शरीर में ऊर्जा है, इसलिए इतनी देर से बैठे हुए हो। अगर शरीर कमजोर होता तो थोड़ी देर में थक जाते, फिर लेटने का मन करता है, फिर सोने का मन करता है। तो शरीर अस्वस्थ होगा तो ये नहीं कर पाओगे, नहीं खुलेगा फिर, तो शरीर के सहयोग से ही खुलेगा। अच्छा, सुन तो लिया, अब वो अंदर चला गया, अंदर उसके ऊपर जब तक मंथन नहीं करोगे तो बात पकड़ में नहीं आएगी। तो विचार आयाम का भी प्रयोग नहीं करोगे तो नहीं पकड़ेगा, तो विचार भी लगाना पड़ेगा। दोनों के योग फल में समझ बनती है। जब अपने कोई भी काम करते गलत हो जाता सर, तो अनुभव आयाम अपन ने सोचा ही नहीं जब तो गलत हुआ है। गलती के साथ अनुभव आयाम का कोई लेना देना नहीं। हम जहां से खड़े होके जीते अभी, वहां अनुभव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जी क्यों रहे हैं? शरीर को बनाए रखने के लिए और शरीर के लिए सुविधा साधन इकट्ठे करने के लिए। इसके लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं। इसके लिए तो तिकड़मबाजी की जरूरत पड़ती। वो तिकड़मबाजी हमारे को संसार दिखा देते, उसमें लगे रहते, वही उटपटांग है, वही काल्पनिक संसार है।
अब इससे दुखी परेशान अगर हो, दूसरों की तिकड़मबाजी से और अपनी तिकड़मबाजी से, तो फिर सुधरने की जरूरत बनती है। सुधरने पर अनुभव आयाम की जरूरत पड़ती है, उससे पहले नहीं पड़ती। ठीक है। इसमें एक चीज मैंने समझी थी अभी कि मन स्वस्थता का, कि अगर मन स्वस्थ हो तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है या होता हाँ, है। हाँ। तो अब शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ कैसे होगा, जागृति मतलब कैसे होगा? तो मन स्वस्थता का अर्थ क्या है? मन स्वस्थता का अर्थ है कि जो सार्थक चयन आस्वादन वो होने लगे, इसको मन स्वस्थता कहते हैं। क्या होता है, जब सार्थक चयन आस्वादन होता है तो उसके परिणाम जो होते हैं, चयन का कोई परिणाम आएगा, हम शरीर से कुछ करें, कर्म करें, वो उसके लिए पूरक होगा। यानी निरंतर सुख ही मन स्वस्थता है। और मन जैसी स्वस्थता की ओर जाने लगता है, वो शरीर को व्यवस्थित करने, शरीर के लिए जो करना है वो करने लगता है। तो निर्णय तो मन में ही होना है। पूरा चीज का फलक्रम टिका है निर्णय पे, मुझे अध्ययन करना है कि नहीं करना, ये बात है मूल में। पूरे शिविर का जो आखिरी दिन का सार है कि पहली चीज है कि मेरे को इस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना, है ना। अगर चलना है, बहुत सारों का निर्णय आएगा, अधिकतर का यही आएगा, अच्छी बात थी पर मेरे काम की नहीं, कोई बात नहीं, आपने साथ दिया, क्या परेशानी। और कुछ लोगों का ऐसा भी निर्णय आएगा, बड़े काम की बात है, ये तो मेरे को चाहिए। अब आपने अपना सर डाल दिया उखली, अब आपको इसके लिए जो अब श्रम करना है, जो अभ्यास करना है, जो अध्ययन करना है, उसमें लगना ही पड़ेगा। तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उसमें लगेंगे तो उपलब्धि होगी, कुछ हाथ लगेगा, तो निष्कर्ष निकलेगा आपका, हाँ मेरे को मन स्वस्थता चाहिए, उसके लिए लग। ठीक है ना। कुछ इसमें पकड़ बन रही है, कुछ समझ में आ रहा है। हमने शुरू कहां से की थी बात? मानव के अध्ययन से। कुछ मानव का अध्ययन हो रहा है, लग तो रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है हमारे अंदर क्या घटित होता है, सामने वाले में क्या होता है। सर जी, जैसे मैं 7 दिन में यहाँ पर शिविर रहूँगा, ठीक है। हाँ 7 दूनी 14, हाँ 20 दिन मान लीजिए, हाँ हरे गए, थोड़ा बहुत दिमाग चलेगा, हाँ। किसी काम की, कोई ये काम किया, वो काम किया, ये काम किया, कोई ऐसा नहीं कि जो पूरे सर जा रहा है। हो ही सकता है। उसके लिए कुछ ऐसे साधन है ताकि ताजा बना रहे। हाँ, तो जीतू भाई से संपर्क करो, अपने जीतू भाई से संपर्क करो। सप्ताह में गोष्ठी होती है, सुबह सुबह अध्ययन होता है प्रतिदिन। जो आपकी अनुकूलता हो उस प्रक्रिया में जुड़ जाओ, ताजा बने रहने के लिए। क्या है, जब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सर, और इसी इम्पोर्टेंट चीज कई काम में आ जाते हैं, उसमें करने लगते हैं, ध्यान होता होने लग जाता है ना। ठीक बात है, ठीक बात है। तो हम जानते हैं इस बात को कि इधर एक वातावरण बना हुआ है, इधर अच्छा लगता है, इधर मन जो है एक तरीके से लगा हुआ है, हो गया है, वो घर जाके तो नहीं होगा, तो बहुत सारा प्रभाव हट जाएगा, तो क्या करें। नहीं सही है। तो साथ बने रहने के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए जीतू भाई से संपर्क जीतू करें। भाई है, ठीक है, आशीष भाई, जीतू भाई बताएंगे आपको कैसे आगे। जी जब तक जुड़े रहें, जब तक इस चीज को पूरी तरीके से हम जी इसमें हाँ, अंदर नहीं एक शिविर से तो इतना ही निष्कर्ष निकलता है, ये आपके काम की बात है या आपके लिए नहीं है। दोनों में से एक जगह खड़े हो जाओगे। आपका तो लगता है आपको काम की बात लग रही है, तो अब आपको आगे शिविर करने पड़ेंगे जब अनुकूलता बने, है ना। अब जैसे अगला शिविर यहाँ पे इस स्थान पे फरवरी में, है ना, यहीं पे 7 दिन का, फिर 8 दिन का कर रहे हैं। पहले 7 दिन का सोचा था, पर आज ही बात की मैंने जीतू से कि एक दिन हमें कम पड़ रहा है, तो 8 दिन हो तो आराम से बात हो सकती है। तो कौन सी शिविर लगी? परिचय शिविर? 21 फरवरी से परिचय ही शिविर होते हैं। हमेशा परिचय शिविर? हाँ, वो भैया नहीं थे इधर, कहाँ गए? जीतू भाई बोला थे। नहीं, वो बोल रहे थे कि
पहले शिविर में तो इतना ही समझ में आया था, दूसरे में ये बात समझ में आ गई, तीसरे में 5%। आशीष भैया बोल रहे थे ना, शेखर भैया भी बोल रहे हैं। शेखर भैया भी बोल रहे थे। बात जो मैं बोल रहा हूँ, आप जहाँ खड़े हो उसमें जितना जुड़ेगा वो जुड़ेगा, अगली बार आओगे उसके आगे का जुड़ेगा। ये शिविर में बहुत हैवी डोज है, अभी पता नहीं चलता इसका। हाँ। लेकिन सर जैसे मान लो जैसे अभी इतने लोग जुड़े हैं, ठीक, तो 70 लोगों का ही रहेगा। संख्या से क्यों परेशान हो? हमारा कहने का मतलब जैसे मान लीजिए और कोई नए 2 लोग होंगे तो भी शिविर होगा, 200 होंगे तो भी शिविर होगा। हमारा संख्या से कोई परेशानी नहीं। यही पढ़ा जाएगा कि और अलग पढ़ा जाएगा? अरे ज्ञान आपको और मिल जाएगा। आप कंटेंट यही होगा, बातचीत चर्चाएं अलग होंगी। हर बात जैसे कल जो चर्चा हुई वो आज थोड़ी ना हुई, पर मोटी मोटी बात तो वही कर रहे हैं रोज, ठीक है ना। हाँ जी, बताएं किसी को इसमें कुछ पूछना हो, बोलना हो तो। ठीक है, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं बात को। जी ठीक है, आगे बढ़ाएं बात, बढ़े आगे। ठीक, नियम का अर्थ उस दिन बताया था, निश्चित आचरण। नियंत्रण का अर्थ नियम अथवा निश्चित आचरण की निरंतरता, और संतुलन व्यवस्था की निरंतरता। जो ताना बाना बन गया है ये बना रहे, इसी का नाम संतुलन है। ठीक है, ये परिभाषा जीवन विद्या की परिभाषा है। आप डिक्शनरी में देखने जाओगे अलग मिलेंगे, तो इसलिए निवेदन करूंगा फिर से, जीवन विद्या एक नई भाषा है। ये बोलने और सुनने में हिंदी जैसी है पर हिंदी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये बोलने और सुनने में हिंदी लगती है पर हिंदी नहीं है, क्योंकि इसमें सारे परिभाषाएं बदल गई हैं। तो थोड़ा सा इस भाषा को सीखने का अभ्यास करना पड़ता है पहले, फिर बात समझ में आनी शुरू। अगर हम इसको नई भाषा मान के करते हैं ना तो बहुत सहज हो जाता है। अगर हम इसको मानते नहीं ये भाषा तो हमें आती है, तब करने जाते हैं तो हमारे को जो अर्थ पहले बिठाए होते हैं उनको, मतलब उनके साथ ये जो अर्थ हम देते हैं बैठते नहीं है, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। सारी समस्या इतनी सी है। अगर हम ये मान लें कि अच्छा यहाँ पे पहले जो सीखी भाषा वो काम नहीं आएगी, नई भाषा सीखनी है, तो सहज रूप में आगे बढ़ जाती है। ठीक है, मैं 1 वर्ष चला गया था, मुझे 4 अवस्था के नाम रखने। मेरा तो 1 वर्ष था। दद्दा जी से पूछो, हमसे पूछो कितने वर्ष लगे। वही है, जो मेहनत हमने की, जो काम मैंने 30 वर्षों में किया है, आप मेरे 2-4 शिविर कर लो, उसमें पूरा हो जाता है, उसका सार आ जाता है आपके पास। तो आगे की पीढ़ी हमेशा आगे होगी। हमने तो आपको अपना सार दे दिया, अब आप उसमें जो शोध करोगे, जो जोड़ोगे, वो अगली पीढ़ी के लिए और हो जाएगा, फिर वो अगली पीढ़ी जो करेगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उत्तरोत्तर प्रगति है, विकास है। परंपरा में क्या है, जो महापुरुष हो गया उसके बराबर का कोई नहीं हो सकता। बाबा जी अपनी भाषा से बोल के गए, मैं मिनिमम ब्यूटीफुल हूँ, तुम हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्योंकि पहला व्यक्ति हूं तो मिनिमम ब्यूटीफुल। इसमें परंपरा से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, परंपरा में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उसका योगदान जुड़ेगा, जो कमियां है वो छूटेंगी। मतलब नहीं है ऐसा कैसे कहते हैं, उसी से तो परंपरा का मतलब ही है, उसी से आए हैं, उसको नकार के कैसे आगे बढ़ेंगे। हवा में थोड़ी ना खड़े हैं भाई, जो कुछ भी है बोलना, भाषा, सभी योगदान गिनाए थे ना आदर्शवाद के, भौतिकवाद के। इन सबके बिना कर सकते हैं कुछ? नहीं कर सकते। बिल्कुल मतलब है परंपरा से।
परंपरा की गलतियों को लेके नहीं चलेंगे, कमियों को लेके नहीं चलेंगे, परंपरा के सहीपन को लेके चलेंगे। तब सही है। यही ठीक, ठीक है। So there's more in less if you realize that. जी, थोड़ा सा जीवन के बारे में बहुत चर्चा नहीं करूंगा, दिखा देता हूं जीवन में क्या क्या बात है। परिचय शिविर में इस सब की डिटेल में नहीं जाते हम। तो इसमें जीवन में 5 अक्षय बल हैं और 5 अक्षय शक्तियां हैं और 10 क्रियाएं हैं। कई लोग पूछते हैं बाद में कि जीवन और आत्मा तो एक जैसा लगता है कि एक है, एक नहीं है। परंपरा में जिसे आत्मा कहा है उसका कोई बहुत अधिक स्पष्टता से विश्लेषण मिलता नहीं। यहाँ पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट विश्लेषण दे रहे हैं किस चीज को हम जीवन कहते हैं। इसका स्वरूप भी अलग है, इसका प्रयोजन भी अलग है, इसके बल शक्ति भी अलग है और इसका तृप्ति बिंदु भी अलग है। हर तरीके से वो अलग है। यहाँ पे भी आत्मा शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, पर वही शब्द वही है, हिंदी जैसा, पर अर्थ अलग है। तो जीवन को प्रचलित भाषा में जिसको आत्मा कहते हैं उससे कंफ्यूज ना करें, उस आत्मा की बात नहीं। तो जीवन में 5 अक्षय बल हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। और 5 अक्षय शक्ति है, मन की शक्ति है आशा, वृत्ति की शक्ति है विचार, चित्त की शक्ति है इच्छा, बुद्धि की शक्ति है रितंब्रा और आत्मा की शक्ति है प्रमाण। ठीक है। और 10 क्रियाएं हैं। मन के अंदर 2 क्रियाएं हैं, आस्वादन और चयन। वृत्ति में 2 क्रियाएं हैं, तुलन और विश्लेषण। चित्त की 2 क्रियाएं हैं, चिंतन और चित्रण। बुद्धि की बोध और संकल्प और आत्मा की अनुभव और प्रमाणिकता। सत्य से भरा हुआ। जब बुद्धि सत्य से भरी होती है तब उसकी शक्ति व्यक्त होती है, इसलिए उसको रितंबरा कहते हैं। ये नीले तिल निशान भाई साहब ये कैसे जो नीला है वो जन्म से सक्रिय नहीं होता, जागृत नहीं होता। जन्म के समय से ही जीवन में जो पीला वाला भाग है वो जागृत होता है। 10 क्रियाओं में से 4.5 क्रियाएं जन्म के समय से ही सक्रिय रहती हैं। यानी पूरा मन, वृत्ति का 1.5 भाग और चित्त का आधा भाग सक्रिय रहता है। कुल मिला के 4.5 क्रियाएं जागृत रहती हैं जन्म के समय से। जन्म के समय से, ठीक है। पहली सांस से 4.5 क्रियाएं सक्रिय रहती हैं मानव में। आस्वादन किसे कहते हैं? मैं बताता। फिर शिक्षा के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से शेष 5.5 क्रियाओं को हमें जागृत करना है। अपनी ही ताकत है जो हमको अभी पता नहीं है। इसको मैं इस उदाहरण से बताता हूं। आप जानते होंगे काफी लोग जो नृत्य करते हैं या नाटक करते हैं, वो अपनी ना ये भौहें हैं, इसमें से एक को उठा लेते हैं। मेरे से नहीं उठती, मैं ऐसे करता रहता हूँ, दोनों ही उठती हूँ या नहीं उठती। कोई कर लेता है इधर? हाँ, ये भाई साहब कर लेते हैं, ये उठ जाए। देखें दिखाइए, है ना? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या, वो वाली मांसपेशी जिससे ये ऊपर नीचे होती है मेरे शरीर में है या नहीं है? है, पर उसका नियंत्रण मैंने नहीं सीखा है। तो ये सारी क्रियाएं मेरे में हैं, पर इनका नियंत्रण मैंने अभी नहीं सीखा, इसलिए जागृत नहीं है। इनका नियंत्रण सीखा क्यों नहीं है? इनकी कभी आवश्यकता ही नहीं बनी। इनकी आवश्यकता कब बनती है? तो जो पीली वाली है, इनकी आवश्यकता बनती है शरीर को चलाने के लिए और शरीर को बनाए रखने के लिए। पीली वाली की जरूरत पड़ती है 4.5।
तो उतना तो जन्म से चाहिए, शरीर को चलाना, बनाए रखना। वो जो 5.5 है बाकी, वो हमें ज्ञान अर्जन के लिए चाहिए, समझदारी के लिए चाहिए, अस्तित्व का दर्शन करने के लिए चाहिए। उसकी आवश्यकता ही नहीं बनती है, इसलिए वो चुप पड़ी रहती है, सोती रहती है। जिस दिन उसकी आवश्यकता बनने लगती है, वो धीरे धीरे जाग जाती है, फिर हम देख लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। दोनों रहते हैं सर अंदर, दोनों आते हैं जन्म से। नहीं सुना, क्या कह रहे हैं? शरीर की अर्थ में 4.5, हाँ, ज्ञान का अर्थ में 5.5, 5.5, दोनों ही रहते हैं अंदर जब हाँ। जब जन्म जीवन में तो 10 की 10 क्रियाएं विद्यमान है, जीवन में कि जीवन हाव जीवन में, शरीर में नहीं है भाई, जीवन में। जब अंदर बोल रहे हो तो जीवन के अंदर, शरीर के अंदर नहीं। शरीर और जीवन अलग अलग है, पहले बात हो चुकी है, ठीक है। तो जीवन में 10 क्रियाएं हैं, 4.5 क्रियाएं मेरे नियंत्रण में है जन्म से। जन्म लेते ही 4.5 क्रियाओं को मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर पाता हूँ। मिलती है अपन को पहले से, मिलती का मतलब नहीं है कोई देने वाला थोड़ी ना मिलती है हमारे पास उपलब्ध है, 10 क्रियाएं उपलब्ध है। इनबिल्ट है। 4.5 की जरूरत जन्म से है, तो 4.5 का प्रयोग करता रहता हूँ। शेष 5.5 की जरूरत तब पड़ती है जब मैं अस्तित्व का दर्शन करने जाता हूँ, जब मैं चीजों को समझना चाहता हूँ। अस्तित्व से नियम, नियंत्रण, संतुलन को समझूंगा, तब बाकी शेष जागृत होंगे। उसकी आवश्यकता जब तक बनी नहीं, तब तक चुप पड़ी रहती हूँ। उसकी जरूरत ही नहीं है तो क्यों जागृत होगी? अगर किसी व्यक्ति को चलने की जरूरत ना हो तो टांगों का क्या इस्तेमाल करेगा? ये जो प्रत्यावर्तन और परावर्तन में क्या डिफरेंस है, और जो तुलन क्रिया है प्रत्यावर्तन में, हाँ। वो क्यों आगे? आधी इसलिए है, पहले तुलन वाला ही बता देता हूं। आधा तुलन होता है शरीर के अर्थ में और आधा होता है ज्ञान के अर्थ में। तो जन्म से जो शरीर के अर्थ वाला है, प्रिय अप्रिय है ना, हिताहित, लाभ अलाभ, वो तो जागृत रहता है। और जो न्याय अन्याय, धर्माधर्म, सत्य असत्य वाला है, ये जागृत नहीं रहता है। ठीक है। तो जैसे हमें निर्णय लेना कि चाय बनी है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति निर्णय ले सकता है, अरे बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छी लगती है चाय, पी लेते हैं। तो प्रिय के आधार पे पीने का निर्णय हो गया, ये प्रिय की दृष्टि हो गई। दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे चाय मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। अप्रिय के आधार पे ना पीने का निर्णय हो गया। ठीक है। एक और व्यक्ति है, बोलता है, अरे सुबह से गला बड़ा दुख रहा है, गरम गरम चाय से बड़ा आराम आ जाएगा। तो हित के अर्थ में पीने का निर्णय हो गया। चौथा व्यक्ति है, बोलता है सुबह से एसिडिटी हुई, चाय पिए तो भयंकर हो जाएगी, मैं नहीं पीता। तो हित के आधार पे ना पीने का निर्णय हो गया, है ना। पांचवा व्यक्ति है, अरे फ्री में मिल रही है, पी ले, लाभ के आधार पे हो गया, है ना। छठा व्यक्ति है, ये चाय पिला के कोई ना कोई चंदा मांग लेंगे, मैं नहीं पीता, है ना। तो लाभ अलाभ के कारण मैंने ना पीने का निर्णय। तो ऐसे तमाम निर्णय हम सुबह से शाम तक लेते रहते हैं। ये इसे आप खट से रिलेट कर जाओ, क्योंकि आप अभ्यस्त हो जन्म से इसको करने में। लेकिन न्याय अन्याय ये मेरे संबंध को संरक्षण प्रदान करेगा, मेरे संबंधों को मजबूत बनाएगा, इसलिए मैं इसको करूंगा, ऐसा निर्णय हम नहीं लेते। या ऐसा करने से मेरे संबंधों को नुकसान होगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय भी नहीं लेते। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था पुष्ट होगी, इसलिए मैं करूंगा, ये धर्म की दृष्टि। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था को नुकसान होगा, ये अधर्म की दृष्टि। ऐसा करने से अस्तित्व के अंदर संतुलन बना रहेगा, इसलिए करूंगा, ये सत्य की दृष्टि।
और ऐसा करने से अस्तित्व के संतुलन में मैं बाधा बनूंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये असत्य की दृष्टि। एक इसमें से विधि कहलाता है न्याय धर्म सत्य, और दूसरा निषेध कहलाता है अन्याय अधर्म और असत्य। विधि और निषेध के आधार पर विवेक चलता है, हम निर्णय करते हैं। जैसे चाय का ही अभी आपने उदाहरण दिया था, मान लीजिए चाय रखी है और चाय ठीक बनी है, तो किसी ने एक के बजाय 4 कप ले ली, तो वो अन्याय के उस पर जाएगा कि नहीं? अन्याय कि पहले तो बाकी लोगों के पी लिए- क्यों? हाँ, प्रिय के आधार पे, प्रिय के आधार पे। अच्छा, उसने व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया, व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया तो अधर्म की दृष्टि हो गई। अपनी आवश्यकता से अधिक ले लिया, दूसरों की आवश्यकता से वंचित कर दिया, शोषण में आ गए, अधर्म हो गया। अधर्म होने से अन्याय होता ही है, कोई वंचित रह गया। ये तुम इशारा कर रहे हो लोगों को। पर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं कैसा होता है जीने में। सही बात है, हम सोचते ही नहीं ना ये सब मुद्दे। ऐसा है कि जैसे वंचित रह गया ना, अन्याय की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। नहीं तो एक बात है कि जैसे भैया ने कहा 4 चाय भैया ने पी ली। अब मैं इसको अपनी उसमें आ जाता हूँ। माइक दे दो भैया को, थोड़ी धीमी आवाज है। आपने तो नहीं पी थी क्या? हाँ, नहीं मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने बिस्कुट लिया था। हाँ ठीक। तो मैं बिस्कुट के आधार पे पूछ रहा था। तो मैंने 4 बिस्कुट उठा लिए। हाँ। तो उठाने से पहले मैं इस चीज़ का विचार करूं कि ये 4 उठाना उचित है या 4 उठाना अनुचित है। मुझे एक ही उठाना चाहिए था। हो सकता है किसी और को भी ज़रूरत हो। हाँ। या मैं एक भी ना उठाऊं, हाँ। अभी बहुत से लोग दिख रहे हैं, हाँ। इनको ज़रूरत होगी। हाँ। तो यहाँ पे ये दृष्टि क्या है, मतलब? हाँ, तो ये दृष्टि के मूल में दिख रहा है कि अभी स्पष्टता नहीं है। हाँ, इसलिए इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो हम उस दृष्टि से को थोड़ा सा और समृद्ध कर लेते हैं। हाँ। हम देखते हैं कि कितने लोग हैं, कितने बिस्किट हैं, व्यवस्था में सबको मिल जाए, इसके आधार पे हमारा कितना हिस्सा बनता है, इसको हम ले लेते हैं। तो इतनी तुलना कैसे करेगा? 35 लोग थे, 4 बिस्कुट के पैकेट पहले खुल चुके थे, आखिर में एक मोटा मोटा नजर मार के दिख जाता है भैया, इतना कहाँ गणित। गणित आप तो लगानी आप तो व्यापारी आदमी हो, ये तो आपके झुक्कियों का काम है। गणित तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये दृष्टि जो है हाँ छेड़ दी है ना। देखिए क्या है इसमें, जो समझने वाला मुद्दा है, ध्यान देने वाला। अभी तक मैं और बिस्किट इतना ही हम नजरिए में था, दृष्टिकोण छोटा है। ठीक है। जैसे मैं सबके साथ हम सब चाय और बिस्किट लेंगे, ठीक है, नजरिया बढ़ाओ, हाँ, अपने आप संतुलन में आ जाओगे। ये गणित बहुत छोटी चीज है उसमें। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि ना चाहते हुए भी, जैसे मान लेते हैं कि वहाँ 2 प्रकार के बिस्कुट रखे थे जी, एक पार्ले जी था, एक 50-50 था जी। अब मैंने अपनी पसंद के हिसाब से 50-50 उठा लिया जी। हालांकि अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ ख़त्म हो गया कि नहीं है या और नहीं है, तो मैं इस उलझन में तो बना ही इसको तो सुलझा सकते हो ना। संबंध की स्वीकृति अगर होती है तो वहां पे जो भी व्यवस्था में खड़ा है सर पूछ लीजिए, भाई मैं 2 बिस्किट ले लूं या 4 ले लूं, है ना, ये वाले ले लूं, ये केवल चारों ये ले लूं। संबंध का इस्तेमाल कीजिए ना इसमें। बिल्कुल सही, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपने बताया शरीर के उसमें और ज्ञान के अर्थ में ये 4 चीज़ें जो है, या 4.5 और 5.5 जीवन में सबके पास हैं। हाँ। तो ये 4.5 ही जागृत हैं और ये 5.5 जागृत नहीं है। हाँ। तो ये ऐसा क्यों जीवन में? क्योंकि बताया ना, जरूरत नहीं, शरीर चलाने के लिए और शरीर बनाए रखने के लिए 4.5 की जरूरत है। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि वो प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए ऐसा है। उसके बाकी जो काम हमें करना है ज्ञान संबंधी, वो हमारी आवश्यकता ही नहीं बनी। वो आवश्यकता,
जैसे ये भौं को उठाने की आवश्यकता नहीं बनी, कभी अभ्यास नहीं किया, नहीं उठा पाते। बिस्कुट पे से अच्छा चल ही रही तो हम भी बता दें। अरे नहीं, रहने दो भाई। तुमने पैकेट हम व्यवस्था के नजरिए से देखिए इसका क्या समाधान निकालते हैं। एक मिनट का बस। हाँ बोलो। हम चाय नहीं पीते भाई साहब, तो मैंने 4 बिस्किट लिखी जी। लेकिन मेरे वहाँ विचार मेरे मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि 2-2 सबके लिए रखे हो तो जी। ज्यादा नहीं, लेकिन हमने दूसरा ये सोचा कि हम चाय नहीं पी रहे, शायद कोई बिस्कुट ना खाता हो। एवरेज हो मैं हूँ वो जो बिस्कुट नहीं खाता। एवरेज हो गया। हाँ। देखिए इसमें मूल मुद्दा क्या है। अब इसमें हमारे पास ये वार है, हम व्यवस्था में हैं, हम व्यवस्था के पक्ष से ध्यान रखेंगे कि भाई कोई होता है जो चाय नहीं पीता और कोई होता है जिसको 1 कप में नहीं पूरा पड़ता, सबकी व्यवस्था कर लेंगे, खत्म हो गई। ये वहाँ हम पे बार-बार सोच रहे थे। देखिए मेरे कहने का मतलब, हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं, हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। आप अपने में क्या कर सकते हैं, आप भी निकाल लो, उसका अवसर आपके सामने हर वक्त है ही। हमारा आग्रह नहीं है इसके लिए, हम तो अपने में सुधार के लेकर खड़े हैं। ठीक है, चलिए। जी, फिर आपने पूछा था प्रत्यावर्तन क्रिया और परावर्तन क्रिया, है ना, कहाँ गए? हाँ ये ठीक है ना। तो स्वयं में विकास के लिए जो क्रियाएं हैं उनको बोलते हैं प्रत्यावर्तन क्रिया। परस्परता में विकास के लिए जो क्रियाएं हैं उसको बोलते हैं परावर्तन क्रिया। इसको दूसरी भाषा में बोले तो समझने के लिए जो क्रियाएं हैं उनको बोलते हैं प्रत्यावर्तन क्रिया। दूसरों के समझने में सहयोग देने के लिए जो क्रियाएं हैं उसको बोलते हैं परावर्तन क्रिया। एक अंदर की तरफ गुणात्मक परिवर्तन करती है, एक बाहर की तरफ गुणात्मक परिवर्तन में सहायक होती है। अच्छा भाई साहब, एक बात भी कहा था कि ये देखने में और लगती है कि हिंदी है, लेकिन हाँ हिंदी नहीं है। हाँ, तो ये फिर किस भाषा का वो है? मानवीय भाषा। मानवीय भाषा। ये भाई हमें ये भी आना चाहिए कि हम कौन सी भाषा का। बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम भी पता होना चाहिए। आस्वादन। और फिर एक सवाल फिर खड़ा हो जाता, मानवीय भाषा कहाँ से आई? तो अस्तित्व से, इसमें अस्तित्व वो हमारे को तो उन्होंने बताई। अच्छा। अस्तित्व में है, उन्होंने बता दी। अब मानवीय भाषा हिंदी जैसी भी हो सकती है, पर मैं जब अंग्रेजी का शिविर लेता हूं तो अंग्रेजी जैसी भी होती है। जैसे सीधा से कह दें कि प्रणेता श्री नागराज। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और जो भाषा के का जो अस्तित्व है वो अर्थों से होता है, शब्दों से नहीं होता है ना। जैसे एक टाइम पे लोग हिंदी भाषी या हिंदी क्षेत्र के जो है वो लोग जल कहते थे, अब अधिकतर लोग पानी कहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे कुछ कहते हैं। शब्द से मतलब नहीं, अर्थ से मतलब है। शब्द तो समय परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, अर्थ स्थिर रहते हैं। भैया बचपन में ये शाही क्रिया होने से इतने डंडे खाए हैं। हाँ, और अगर ये पूरा करने के लिए 10 क्रिया के लिए होते तो डंडे भी अच्छे लगते। ठीक है। हाँ, दीदी ने कुछ पूछा था, मैं उसको उत्तर दे दूं। हाँ, तो आस्वादन का मतलब होता है, जैसे हमने पहले चयन को समझेंगे तो आस्वादन समझ में आएगा। चयन का अर्थ होता है चुनना, कुछ चयन करना, है ना। जैसे आपने चयन किया कि मैं पूछ लेती हूँ, है ना। अब आपने पूछा, तो जैसे ही आपने पूछा आपको अंदर पता चला कि आपने कुछ पूछ लिया है ना। और अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, आपने चयन किया कि इस उत्तर को आप सुन रहे हो। आप जैसे उत्तर को सुनते हो, उत्तर मिल गया या नहीं मिला, इसका आस्वादन होता है, उसका पता चलता है। तो आस्वादन है, स्वाद लेने से तो चखने वाली भाषा हो गई, लेकिन उसका मतलब है
जो क्रिया हुई उसका पता चलना कि ये हो गई, इसको कहते हैं आस्वादन। ठीक है, एहसास महसूस। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही। हाँ जी, प्रमाण शब्द का अर्थ है कि देखिए हम सोचते हैं कि ऐसा है ना, नियम ऐसा है, संतुलन ऐसा है, नियंत्रण ऐसा है। जब हमें अनुभव हो जाता है तो हमें अस्तित्व दिख गया, जैसा है नियम नियंत्रण संतुलन के स्वरूप में। परमाणु से लेकर अनंत ब्रह्मांडों तक के बीच की सब स्थितियां हमें स्पष्ट हो गई। तो ये जो ज्ञान और दर्शन हमें हुआ, इससे हमारी आत्मा प्रमाण से भर गई। अब हमने देख लिया सब कुछ कैसा है, तो हमें पता है क्या है। इस बात को, इस ताकत को, इस विश्वास को नाम दिया है प्रमाण। ठीक है, इस प्रमाण को व्यक्त करते हैं हम जीने में, इस अनुभव को प्रमाणों के रूप में जीवन में व्यक्त करते हैं। तो जो अनुभव संपन्न व्यक्ति होता है वो प्रमाणों के आधार पर व्यक्त होता है। बाबा से कभी भी बात करो तो ये नहीं बोलते थे ऐसा, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो। उनकी बात में हमेशा एक निश्चितता होती थी, ऐसा ही है, और हमें कभी शंका नहीं होती थी। हम लोग बहुत कोशिश की उनसे बहस करने के, प्रश्न करने के, तो कोई हिलना डुलना कुछ नहीं, ऐसा ही है, और उसके सही उत्तर देते थे। हमें अपने को सुनने के लिए तैयार करना होता था, तो समझ में आता था, फिर देख रहे तो समय जरूर लगा, पर कैसे। तो प्रमाण जो है वो आत्मविश्वास का नाम है। अनुभव से भरी आत्मा जब व्यक्त होती है उसका नाम है प्रमाण। वहीं से विश्वास की शुरुआत है, इससे कम में विश्वास होता नहीं। अभी जो विश्वास की कमी महसूस करते हैं ना, वो इसलिए है कि अनुभव नहीं है। अनुभव के अभाव में विश्वास कहां से है? आत्मविश्वास ही प्रमाण की ताकत है, क्योंकि हमने देख लिया, हमें स्पष्ट हो गया, ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया कि ऐसा ही है। सब कुछ देख लिया, कुछ बचा नहीं है, कुछ शेष नहीं है, जानने को कुछ शेष नहीं रहता उससे। हाँ जी, प्रकाशित। हाँ जी, इसी में प्रकाशित। प्रकाशित इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं, इसमें नहीं बोलते हैं वो तो जो बोलता है उसको बताना पड़ेगा। मैं तो जो लिखूंगा उसको बताऊंगा। ये बोध मानी जाए, बोध। एक मिनट आता हूँ, भैया पीछे हाथ खड़ा कर रहे थे, उनका पूछना। विचार जो है ना, जैसे अभी आपने सेंटेंस किया वाक्य कि अनुभव से भरी आत्मा व्यक्त होती है, तो प्रमाण जी वही प्रमाण है। पूरा इस प्रकार से कहीं संबंध है, लेकिन वो समझ पूरा ठीक से बोलिए, माइक लेके, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा पूरा आप क्या कहना चाहते हैं, और आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं है, पूरा बोलिए। हाँ, आपने बोला था एक वाक्य की अनुभव से भरी आत्मा जब व्यक्त होती है तो प्रमाण से होता है, ऐसा जी जी, पूरा एक पूरी वो लाइन कंप्लीट हो रही थी, तो ऐसे सारी जी जी, अच्छा मैं समझ गया आप क्या, ठीक है ठीक है। तो अनुभव संपन्न आत्मा प्रामाणिकता के साथ, है ना, प्रमाणों के साथ व्यक्त होती है ना, इसको आत्मविश्वास या प्रमाण हमने बोला था। बुद्धि जो है उसमें बोध यानी समझ जब पूरी होती है और उस समझ के आधार पे जीने का संकल्प होता है, ऐसी बुद्धि ऋतंबरा के साथ व्यक्त होती है ना। सत्य से भरी हुई व्यक्ति बुद्धि की जो अभिव्यक्ति है उसको नाम देते हैं हम ऋतंबरा, समझ पूरी होने पे, है ना। चित्त जो है वो चिंतन और चित्रण ये पूरा होने पे किसका, सुखपूर्वक जीने का, निरंतर सुख में जीने का चिंतन हो गया, व्यवस्था में जीने का चिंतन हो गया, है ना, अस्तित्व में सहअस्तित्व पूर्वक जीने का चिंतन हो गया, उसको चित्रित करके योजना बना के जीने की इच्छा होती है। और उसी को जीने को कैसे और कहां करेंगे उसके लिए वृत्ति में तुलन और विश्लेषण होता है, इसको कहते हैं विचार।
और जो विचार हुआ उसको क्रियान्वित करने के लिए आस्वादन चाहिए। ऐसे इसको दूसरे क्रम से बोलता हूं। मन जो है सुख के आस्वादन के अर्थ में क्रियाशील है, या मन जो है सुख की आशा के अर्थ में क्रियाशील है। वृत्ति सुख को पहचानने के अर्थ में क्रियाशील है, यानी वृत्ति सुख को पहचानने के लिए विचार कर रही है। चित्त जो है सुख को निरंतर जीने की इच्छा से क्रियाशील है, सुख को निरंतर जीना चाहते हैं।